हेलो एवरीवन। आज इसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को देखेंगे और ये बाइलिंगुअल में है, तो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के सभी अभ्यर्थियों के लिए यूजफुल है। ये पॉलिटी का टेस्ट 2 है। इससे पहले टेस्ट 1 अपलोड हो चुका है, आप उसे भी देख सकते हैं। और हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर 9430963078 पर कॉल कर सकते हैं या 7654714848 पर कॉल करके आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसकी अध्यक्षता एस एन सिन्हा ने की थी और ये इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी में 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 नवंबर को हम संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अतः इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, उद्देशिका को किसने संविधान का पहचान पत्र कहा था? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी एन ए पालकीवाला, ऑप्शन सी के एम मुंशी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एन ए पालकीवाला। एन ए पालकीवाला ने उद्देशिका को संविधान का पहचान पत्र कहा था। बी आर अम्बेडकर ने उद्देशिका को पवित्र दस्तावेज कहा था और के एम मुंशी ने इसको संविधान की जन्म कुंडली कहा था। और ऑप्शन डी में जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और इन्होंने 13 दिसंबर 1946 की बैठक की अध्यक्षता की थी। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी के एम मुंशी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, किस निर्णय में मूल संरचना सिद्धांत प्रतिपादित किया गया जिसमें उद्देशिका को उसका हिस्सा माना गया? ऑप्शन ए मिनर्वा मिल्स, ऑप्शन बी गोलकनाथ, ऑप्शन सी केशवानंद भारती, ऑप्शन डी बेरूबारी संघ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी केशवानंद भारती। केशवानंद भारती 1973 में 13 जज की बेंच ने बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया था, जिसमें कहा गया कि संसद को आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर ही नष्ट हो जाए। अगला प्रश्न है, बेरूबारी मामले में उद्देशिका के संबंध में किस अनुच्छेद पर चर्चा की गई थी? ऑप्शन ए आर्टिकल 1, ऑप्शन बी आर्टिकल 368, ऑप्शन सी आर्टिकल 3, ऑप्शन डी देयर इज नो स्पेसिफिक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में को बेरूबारी मामला में प्रश्नगत किया गया था कि क्या संसद को उद्देशिका में संशोधन करने की शक्ति है। तो बेरूबारी मामले में जजमेंट आया कि उद्देशिका जो है ये संविधान का भाग नहीं है, अतः संसद आर्टिकल 368 का प्रयोग करके उद्देशिका में संशोधन नहीं कर सकती है, जिसे
1973 के केशवानंद भारती मामले में उलट दिया गया और 13 जजेज की बेंच ने निर्णय दिया कि संसद आर्टिकल 368 का प्रयोग करके उद्देशिका में संशोधन कर सकती है और उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया। अगला प्रश्न है, उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द किसके द्वारा जोड़े गए थे? ऑप्शन ए फर्स्ट अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 44th अमेंडमेंट, ऑप्शन डी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 42nd अमेंडमेंट। हमारे मूल संविधान में अखंडता शब्द नहीं था, इसको 42nd अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, उद्देशिका को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 26 नवंबर, ऑप्शन डी 9 दिसंबर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और इसी दिन संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी एन गोपालास्वामी अयंगर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और इसमें अध्यक्ष सहित 6 अन्य सदस्य शामिल थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल प्रारंभिक सदस्य कितने थे? ऑप्शन ए 389, ऑप्शन बी 299, ऑप्शन सी 350, ऑप्शन डी 368। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 389। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को पूरा करने में कितना समय लगा? ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन बी 1 वर्ष 10 माह, ऑप्शन सी 3 वर्ष 5 दिन, ऑप्शन डी 2 वर्ष 10 माह 5 दिन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 20। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 12। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 12 थी। अगला प्रश्न है, उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी राज्य का एक धर्म है, ऑप्शन सी राज्य धर्म को बढ़ावा देता है, ऑप्शन डी धार्मिक शासन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता। हमारे मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द शामिल नहीं था, इसको 42nd अमेंडमेंट से शामिल किया गया और पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और सभी नागरिकों को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। हमारे यहाँ अगला प्रश्न है, उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी राज्य का एक धर्म है, ऑप्शन सी राज्य धर्म को बढ़ावा देता है, ऑप्शन डी धार्मिक शासन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता। हमारे मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द शामिल नहीं था, इसको 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा शामिल किया गया। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता और सभी नागरिकों को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न है, उद्देशिका में न्याय की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रूस। न्याय की अवधारणा को हमने रूस के संविधान से अपनाया है। हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन ए में संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम से हमने संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और फ्रांस से हमने बंधुत्व और भ्रातृत्व की भावना को अपनाया है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना,
ऑप्शन सी नेहरू रिपोर्ट, ऑप्शन डी शिमला समझौता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन हुआ था और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत का विभाजन हुआ था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस प्रकार किया गया था? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, ऑप्शन बी मनोनयन द्वारा, ऑप्शन सी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, ऑप्शन डी ब्रिटिश संसद द्वारा नियुक्त। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों के तहत द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कुल कार्य दिवस कितने थे? ऑप्शन ए 165, ऑप्शन बी 283, ऑप्शन सी 114, ऑप्शन डी 389। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 283। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की कार्यवाही किस भाषा में चलती थी? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी हिंदी व अंग्रेजी दोनों। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हिंदी और अंग्रेजी दोनों। संविधान सभा की कार्यवाही हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में चलती थी। अगला प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी के टी शाह। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान उद्देशिका को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी यानी पालकीवाला, ऑप्शन डी ठाकुरदास भार्गव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा था। यानी पालकीवाला ने संविधान की उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र कहा था और बी आर अम्बेडकर ने इसे पवित्र दस्तावेज कहा था। प्रश्न है, उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 26th अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 44th अमेंडमेंट, ऑप्शन डी इट वाज नॉट इन द ओरिजिनल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 42nd अमेंडमेंट। मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था, इसको 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया। 26th अमेंडमेंट के द्वारा पूर्व भारतीय रियासतों के शासकों को दिया जाने वाला प्रीवी पर्स और उनके विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया था और 44th अमेंडमेंट के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसको एक वैधानिक अधिकार बनाया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका किस ऐतिहासिक प्रस्ताव पर आधारित है? ऑप्शन ए अगस्त प्रस्ताव, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी उद्देश्य प्रस्ताव, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अगस्त प्रस्ताव 1940 में प्रस्तुत किया गया था। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था और कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। निम्नलिखित व्यक्तियों तथा उनसे संबंधित पदों से मिलान करें। सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये स्थायी अध्यक्ष थे, इन्होंने 13 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता की थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर है 2 1 3 4 2 1 3 4। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है,
तिथियों का घटनाओं के साथ मिलान करें। आप कॉलम ए में घटनाएं दी हैं और कॉलम बी में तिथि बताई गई है, तो इनका मिलान करना है। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। संविधान अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर होगा, इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर होगा 4, 2, 3, 1, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न फिर मिलान करने से संबंधित है। ब्रिटिश व्यक्तियों का उनके योगदान से मिलान करें। लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न है ब्रिटिश व्यक्तियों का उनके योगदान से मिलान करें। कॉलम ए में व्यक्ति हैं, कॉलम बी में उनका योगदान। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्रता योजना से, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का सुझाव, क्लीमेंट एटली स्वतंत्रता की घोषणा, लॉर्ड बिवल शिमला प्रस्ताव से संबंधित है। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन भारत के गणतंत्र होने का प्रमाण है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री सर्वोच्च होता है। ऑप्शन सी न्यायपालिका को अंतिम अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन डी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान है। राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, और इसमें दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं और इसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का होना आवश्यक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इनकी न्यूनतम आयु 35 ईयर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है भारत एक राज्य नहीं बल्कि राज्यों का संघ है, यह कथन दर्शाता है। ऑप्शन ए भारत संघात्मक नहीं है। ऑप्शन बी राज्य स्वतंत्र रूप से संघ से बाहर नहीं जा सकते। ऑप्शन सी राज्य केवल केंद्र की इकाई है। ऑप्शन डी संघ को राज्यों की सहमति से नहीं बनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राज्य स्वतंत्र रूप से संघ से बाहर नहीं जा सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में प्रावधान है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। अगला प्रश्न है संविधान की किस विशेषता को भाषा की विविधता में एकता के रूप में माना जाता है। ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्षता। ऑप्शन बी संघवाद। ऑप्शन सी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ऑप्शन डी न्यायपालिका की एकता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार संविधान के आर्टिकल 29 और 30 में बताए गए हैं। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष और समय की कसौटी पर खरा उतरने वाला संविधान ये किसने कहा था। ऑप्शन ए डॉक्टर अंबेडकर। ऑप्शन बी पंडित नेहरू। ऑप्शन सी एन गोपालास्वामी अयंगर। ऑप्शन डी BN राव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को अंतरिक्ष की समय और कसौटी पर खरा उतरने वाला कहा था। अगला प्रश्न है संविधान में संविधान सर्वोच्च है का अर्थ है। ऑप्शन ए संसद को असीम शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन बी कार्यपालिका संविधान के अधीन है। ऑप्शन सी न्यायपालिका संविधान के ऊपर है। ऑप्शन डी संविधान संसदीय कानूनों से नीचे है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कार्यपालिका संविधान के अधीन है। अगला प्रश्न है भारत का संविधान किस संविधान से न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा लेता है। ऑप्शन ए ब्रिटेन। ऑप्शन बी अमेरिका। ऑप्शन सी फ्रांस। ऑप्शन डी रूस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। अमेरिका के संविधान से हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा को अपनाया है और यहाँ से हमने मूल अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को भी अपनाया है। ऑप्शन ए में ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता और संसदीय प्रणाली को अपनाया है। फ्रांस से हमने बंधुत्व और भ्रातृत्व की भावना। रूस से हमने मौलिक कर्तव्यों को अपनाया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की किस संघात्मक विशेषताओं में से कौन सी विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए द्वैध सरकार।
ऑप्शन बी वित्तीय स्वायत्तता, ऑप्शन सी दोहरी नागरिकता, ऑप्शन डी द्वैध न्यायपालिका। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दोहरी नागरिकता। भारतीय संविधान में नागरिकता के एकल स्वरूप को अपनाया गया है। इसे हमने ब्रिटेन के संविधान से अपनाया है और दोहरी नागरिकता का प्रावधान अमेरिका के संविधान में है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा भारत ने किस देश से ली है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्वों को अपनाया है। इसका प्रावधान संविधान के भाग 4 आर्टिकल 36 to 51 में दिया गया है। अमेरिका से हमने मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा को अपनाया है। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और फ्रांस से हमने बंधुत्व और भ्रातृत्व की भावना को अपनाया है। अगला प्रश्न है, संविधान एक प्रकार से संघात्मक है लेकिन इसका झुकाव एकात्मकता की ओर अधिक है। यह कथन है? ऑप्शन ए केसी हेयर, ऑप्शन बी डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन सी जस्टिस खन्ना, ऑप्शन डी एलेक्जेंडर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए केसी हेयर। केसी हेयर ने कहा है कि भारत का संविधान संघात्मक है लेकिन इसका झुकाव एकात्मकता की ओर अधिक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता भारत को अर्धसंघात्मक राष्ट्र बनाती है? ऑप्शन ए एकल नागरिकता, ऑप्शन बी केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ऑप्शन सी एकल संविधान, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी अनुच्छेद 25, ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताया गया है। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 15 में प्रावधान है कि राज्य धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान, इन 5 आधारों के आधार पर नागरिकों के मध्य भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 में प्रावधान है कि राज्य विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण नागरिकों को प्रदान करेगा। अनुच्छेद 25 में सभी नागरिकों को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताओं में से कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए द्वैध सरकार, ऑप्शन बी वित्तीय स्वायत्तता, ऑप्शन सी दोहरी नागरिकता, ऑप्शन डी द्वैध न्यायपालिका। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान में नागरिकता के एकल स्वरूप अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा भारत ने किस देश से ली है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्वों को अपनाया है। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, फ्रांस से हमने भ्रातृत्व व बंधुत्व की भावना और अमेरिका से हमने मूल अधिकारों को अपनाया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्रेरणा लेता है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी जापान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रूस। रूस से हमने 3 प्रकार की अवधारणा को लिया है। हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रदान किए गए हैं। अमेरिका से हमने मूल अधिकार, ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली और जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया है। अगला प्रश्न है, संविधान की संघात्मक विशेषता किस अनुच्छेद से स्पष्ट होती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 246, ऑप्शन सी अनुच्छेद 368, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 246 में संविधान की संघात्मक विशेषता परिलक्षित होती है। अनुच्छेद 1 में प्रावधान है कि भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है। अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकता है और इस आर्टिकल के प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। पहला हैबियस कॉर्पस, दूसरा मैंडमस, तीसरा प्रोहिबिशन, चौथा सर्सियोरेरी, 5वां क्यू वारंटू।
इन 5 रिटों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी जाती है? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन बी लंबाई, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी संघवाद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लंबाई। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लंबा संविधान है। प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन सी लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन डी न्यायपालिका। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी न्यायपालिका। न्यायपालिका शब्द प्रस्तावना में नहीं है। मूल संविधान में लोकतंत्रात्मक शब्द शामिल था, लेकिन समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये 2 शब्द 42nd अमेंडमेंट से प्रस्तावना में शामिल किए गए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता भारत को एकात्मक राज्य बनाती है? ऑप्शन ए लिखित संविधान, ऑप्शन बी राष्ट्रपति प्रणाली, ऑप्शन सी एकल नागरिकता, ऑप्शन डी संघ सूची। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एकल नागरिकता। भारत का संविधान लिखित संविधान है। अगला प्रश्न है, एकीकृत न्यायपालिका प्रणाली की विशेषता किससे ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका से हमने एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था को अपनाया है। आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता और संसदीय प्रणाली, ऑस्ट्रेलिया से हमने वाणिज्य और व्यापार की अवधारणा को अपनाया है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतरिम अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 13 दिसंबर की बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में मुस्लिम लीग के सदस्य कब शामिल हुए थे? ऑप्शन ए दिसंबर 1946, ऑप्शन बी अगस्त 1947, ऑप्शन सी नवंबर 1949, ऑप्शन डी कभी नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कभी नहीं। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन के एम मुंशी, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। के एम मुंशी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष और जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने कौन सी व्यवस्था दी है? ऑप्शन ए द्वैध शासन, ऑप्शन बी संघीय न्यायालय, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन बी द्विसदनीय व्यवस्था, ऑप्शन सी उत्तरदायी कार्यपालिका, ऑप्शन डी न्यायिक पुनरावलोकन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उत्तरदायी कार्यपालिका। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ब्रिटेन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रूस। रूस से हमने मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा को लिया है। अमेरिका से हमने स्वतंत्र न्यायपालिका, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संविधान की विशेषता किस संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली,
कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था और ऑस्ट्रेलिया से हमने वाणिज्य और व्यापार की स्वतंत्रता को अपनाया है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान किस प्रकार का शासन स्थापित करता है? ऑप्शन ए तानाशाही, ऑप्शन बी राजशाही, ऑप्शन सी गणतंत्र, ऑप्शन डी अराजकता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गणतंत्र। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक ऑप्शन एक संघ है, राज्यों का संघ है, गणराज्य है, उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन डी कनाडा, ऑप्शन डी रूस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता के प्रावधान को अपनाया है। अमेरिका से हमने मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका और उच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, कनाडा से संघीय व्यवस्था और रूस से हमने मौलिक कर्तव्यों को अपनाया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में अधिवासित व्यक्ति संविधान के प्रारंभ में नागरिक बनता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 6, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5, ऑप्शन सी अनुच्छेद 7, ऑप्शन डी अनुच्छेद 8। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 5। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान कब लागू हुए? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1960। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनते ही नागरिकता संबंधी प्रावधान लागू हो गए थे और कुछ प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। अगला प्रश्न है, भारत में दोहरी नागरिकता की निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान निषिद्ध करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 5, ऑप्शन बी अनुच्छेद 9, ऑप्शन सी अनुच्छेद 6, ऑप्शन डी अनुच्छेद 10। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 9। अगला प्रश्न है, लिखित संविधान की विशेषता किस संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है। ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय विशेषाधिकार, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता के प्रावधान, कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था और ऑस्ट्रेलिया से हमने वाणिज्य और व्यापार की स्वतंत्रता को अपनाया है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू संविधान संघ समिति के अध्यक्ष थे। बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न है, संविधान किस प्रकार का शासन स्थापित करता है? ऑप्शन ए तानाशाही, ऑप्शन बी राजशाही, ऑप्शन सी गणतंत्र, ऑप्शन सी अराजकता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गणतंत्र। भारत एक गणतंत्रात्मक देश है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक ऑप्शन ए संघ है, ऑप्शन बी राज्यों का संघ है, ऑप्शन सी गणराज्य है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भारत के संविधान में सभी लक्षण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी रूस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता की अवधारणा को लिया है। अमेरिका से हमने मूल अधिकार, कनाडा से संघीय व्यवस्था और रूस से हमने मौलिक कर्तव्यों को अपनाया है। अगला प्रश्न है, संविधान किस अनुच्छेद के तहत भारत में अधिवासित व्यक्ति संविधान के प्रारंभ में नागरिक बनता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 6, ऑप्शन बी आर्टिकल 5, ऑप्शन सी आर्टिकल 7, ऑप्शन डी आर्टिकल 8। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में है
कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का क्या प्रावधान था। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों के नागरिकता के अधिकार के बारे में, और अनुच्छेद 8 में भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में प्रावधान है, और आर्टिकल 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान कब लागू हुए। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1950। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। नागरिकता संबंधी प्रावधान जब हमारा संविधान जिस दिन बनकर लागू हुआ था, जिस दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, उसी दिन से नागरिकता संबंधी प्रावधान लागू हो गए थे। अगला प्रश्न है, भारत में दोहरी नागरिकता को निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान निषिद्ध करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 5, ऑप्शन बी अनुच्छेद 9, ऑप्शन सी अनुच्छेद 6, ऑप्शन डी अनुच्छेद 10। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 भारत में दोहरी नागरिकता के प्रावधान को निषिद्ध करता है। अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता को अगर किसी व्यक्ति ने अर्जित कर लिया है तो फिर वह भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। अगला प्रश्न है, नागरिकता की शपथ किस अनुसूची में वर्णित है। ऑप्शन ए पहली अनुसूची, ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची, ऑप्शन सी तीसरी अनुसूची, ऑप्शन डी संविधान में वर्णित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तीसरी अनुसूची। पहली अनुसूची में राज्यों और संघ का वर्णन है, दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन के बारे में बताया गया है, तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत किस पद की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए भारत के गवर्नर जनरल, ऑप्शन बी बंगाल का गवर्नर जनरल, ऑप्शन सी वायसराय, ऑप्शन डी गवर्नर जनरल इन काउंसिल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बंगाल का गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। वायसराय की व्यवस्था 1858 के एक्ट से शुरू हुई थी, और भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 के एक्ट से विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन, ऑप्शन सी फेडरल कोर्ट, ऑप्शन डी गवर्नर जनरल की परिषद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत की गई थी। अगला प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1833 की मुख्य विशेषता क्या थी। ऑप्शन ए द्वैध शासन की शुरुआत, ऑप्शन बी भारत का एकात्मक शासन, ऑप्शन सी भारत में विधायी संघ की स्थापना, ऑप्शन डी ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भारत का एकात्मक शासन। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा पहली बार विधायी प्रक्रिया में गैर सरकारी भारतीयों को जोड़ा गया। ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन सी मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861। प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा पहली बार विधायी प्रक्रिया में गैर सरकारी भारतीयों को जोड़ा गया। ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन सी मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा विधायी प्रक्रिया में गैर सरकारी भारतीयों को जोड़ा गया था और वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। ऑप्शन सी मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, और इसी कारण लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता कहा जाता है। ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935 में के द्वारा भारत में एक फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत कौन सा सुधार लागू हुआ था। ऑप्शन ए सीधी चुनाव प्रणाली, ऑप्शन बी बजट पर चर्चा की अनुमति,
ऑप्शन सी पृथक निर्वाचन, ऑप्शन डी भारत का विभाजन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बजट पर चर्चा की अनुमति। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारतीयों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार मिला था। और ऑप्शन सी में पृथक निर्वाचन की प्रणाली मिंटो मार्ली अधिनियम 1909 के द्वारा अपनाया गया था। और ऑप्शन डी भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। अगला प्रश्न है मिंटो मार्ली सुधार अधिनियम 1909 की प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए द्वैत शासन, ऑप्शन बी पृथक निर्वाचक मंडल, ऑप्शन सी प्रांतीय संविधान सभा का गठन, ऑप्शन डी भारत का संघीय ढांचा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पृथक निर्वाचक मंडल। मिंटो मार्ली सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा भारत में पृथक निर्वाचक मंडल को अपनाया गया था। ऑप्शन सी में भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा हुआ था। और भारत का संघीय ढांचा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लागू हुआ था। अगला प्रश्न है 1919 के अधिनियम के अंतर्गत किस प्रणाली की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन ए द्वैत शासन, ऑप्शन बी प्रांतीय स्वायत्तता, ऑप्शन सी अखिल भारतीय संघ, ऑप्शन डी न्यायिक पुनरावलोकन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए द्वैत शासन। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। और ऑप्शन डी में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया को हमने अमेरिका के संविधान से अपनाया है। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने क्या व्यवस्था की? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी भारतीय संविधान सभा का गठन, ऑप्शन सी संघीय न्यायालय की स्थापना, ऑप्शन डी संविधान को अपनाना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी संघीय न्यायालय की स्थापना। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। अब ऑप्शन ए में मौलिक अधिकारों को हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपनाया है। और भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। और संविधान को हमने 26 नवंबर 1949 को अपनाया। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस व्यवस्था को भारतीय संविधान ने स्वीकार किया? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी द्वैत शासन, ऑप्शन सी संघीय ढांचा, ऑप्शन डी पृथक निर्वाचक मंडल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी संघीय ढांचा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय संविधान में संघीय ढांचे के स्वरूप को अपनाया गया। मौलिक ऑप्शन ए में मौलिक कर्तव्यों को हमने अमेरिका के संविधान से, और पृथक निर्वाचक मंडल मिंटो मार्ली अधिनियम 1909 के द्वारा लागू हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा भारत को क्या दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए उपनिवेश, ऑप्शन बी गणराज्य, ऑप्शन सी प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र, ऑप्शन डी स्वतंत्र लोकतंत्र। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत को एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र घोषित किया गया। एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र होता है जो अपने इंटरनल एवं एक्सटर्नल मामलों में स्वतंत्र होता है, किसी भी बाह्य शक्ति के अधीन नहीं होता है। अगला प्रश्न है क्या कोई व्यक्ति जिन्हें स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ली है भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का दावा कर सकते हैं? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी ओनली राइट टू इक्वलिटी, ऑप्शन डी ओनली विथ परमिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नो। अगर कोई भी नागरिक स्वेच्छा से किसी विदेशी नागरिकता को ग्रहण करता है तो वह भारत के संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का दावा नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है भारत ने किस देश से प्रेरणा लेकर दोहरी नागरिकता को स्वीकार नहीं किया? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी कनाडा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यूके। यूके के संविधान से हमने एकल नागरिकता के प्रावधान को अपनाया है। यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था को अपनाया है। कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्यों की स्वीकार करने की शक्ति देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 2, ऑप्शन बी अनुच्छेद 3, ऑप्शन सी अनुच्छेद 1, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद। प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्यों को स्वीकार करने की शक्ति देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 2, ऑप्शन बी अनुच्छेद 3, ऑप्शन सी अनुच्छेद 1, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में प्रावधान है कि संसद नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कर सकती है। इसका मतलब है कि ऐसा कोई भी राज्य जो अस्तित्व में है लेकिन वो अगर भारत का भाग नहीं है तो संसद उसे भारत राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकती है। सिक्किम का प्रवेश भारत में आर्टिकल 2 के माध्यम से ही किया गया था। अनुच्छेद 3 में राज्यों को संसद को नए राज्यों के निर्माण की शक्ति प्राप्त है और इसके अंतर्गत संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और उनकी सीमा को घटा या बढ़ा सकती है। जैसे इसके अंतर्गत यूपी से अलग करके उत्तराखंड, बिहार से अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही संसद द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी में अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है और ऑप्शन डी में अनुच्छेद 4 में बताया गया है कि अगर संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 की शक्ति का प्रयोग करके कोई विधि बनाती है तो वह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत संसद द्वारा साधारण बहुमत का प्रयोग करके राज्यों का प्रवेश, स्थापना या निर्माण किया जाता है, जो कि संशोधन के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 3 संसद को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए नया राज्य बनाना, ऑप्शन बी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना, ऑप्शन सी राज्य का नाम बदलना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अनुच्छेद 3 की शक्ति का प्रयोग करके संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और राज्य का नाम बदल सकती है। अतः अनुच्छेद 3 का प्रयोग द्वारा संसद को ये सभी कार्य करने का अधिकार करने की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है संसद द्वारा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कानून बनाने से पहले किसकी राय लेना आवश्यक है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी संबंधित राज्य की विधानसभा, ऑप्शन डी राज्यपाल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी संबंधित राज्य की विधानसभा। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद किसी भी राज्य का निर्माण करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही ऐसा प्रस्ताव साधारण बहुमत द्वारा लाया जाता है और इसके लिए संबंधित राज्य की विधानसभा की भी राय लेना आवश्यक है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 4 किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए भारत का नाम, ऑप्शन बी राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ऑप्शन सी अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाए गए कानूनों की प्रकृति, ऑप्शन डी संसद का शस्त्र। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाए गए कानूनों की प्रकृति। अगला प्रश्न है चार्टर एक्ट 1853 की प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए भारतीयों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा, ऑप्शन बी द्वैध शासन, ऑप्शन सी भारत को 2 भागों में बांटना, ऑप्शन डी स्वतंत्रता की घोषणा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भारतीयों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा भारत में एक प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की गई थी। माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत को 2 भागों में बांटा गया, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान 2 देशों का जन्म हुआ। ऑप्शन डी में स्वतंत्रता की घोषणा क्लीमेंट इटली द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत में शासन किसके अधीन चला गया? ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद, ऑप्शन सी ब्रिटिश ताज, ऑप्शन डी वायसराय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ब्रिटिश ताज। भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत शासन कंपनी के हाथों से ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया था और इसी अधिनियम के द्वारा वायसराय के पद का सृजन हुआ था। अगला प्रश्न है किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन सी मिंटो मार्ली सुधार 1909, ऑप्शन डी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा गवर्नर जनरल के पद को वायसराय
के पद में बदल दिया गया था। और ऑप्शन ए में चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और इसके द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। मिंटो मार्ले सुधार 1909, ऑप्शन सी में मिंटो मार्ले सुधार के द्वारा भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कलकत्ता। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए ब्रिटिश प्रांत, ऑप्शन बी रियासतें, ऑप्शन सी केंद्र सरकार, ऑप्शन डी भारतीय नागरिक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रियासतें। अगला प्रश्न है द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919। 1919 से भारत सरकार अधिनियम द्वारा द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था और भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को अपनाया गया था और चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। अगला प्रश्न है 1919 के अधिनियम में केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषयों में विभाजन को क्या कहा गया? ऑप्शन ए द्वैध शासन, ऑप्शन बी द्वैध प्रशासन, ऑप्शन सी विषय सूची, ऑप्शन डी न्यायिक सूची। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए द्वैध शासन। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संविधान सभा गठित होनी थी परंतु ऑप्शन ए इसे स्थगित कर दिया गया, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद ने खारिज कर दिया, ऑप्शन सी रियासतों ने असहमति जताई, ऑप्शन डी ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। अगला प्रश्न है भारत में अलग निर्वाचन मंडलों की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1858, ऑप्शन बी 1861, ऑप्शन सी 1909, ऑप्शन डी 1935। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1909। 1909 में मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम पारित हुआ था। इसके द्वारा भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को अपनाया गया और मार्ले मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है फेडरल कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1950। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1937। भारत में फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में हुई थी लेकिन इसका प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में लाया गया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा का विचार पहली बार किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी एम एन राय, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एम एन राय। एम एन राय ने सबसे पहले 1934 में संविधान सभा का विचार पहली बार रखा था कि अगला प्रश्न है भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1833, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1858। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1833। ऑप्शन ए में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 1858 के एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय के पद का सृजन किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को किसने पारित किया? ऑप्शन ए ब्रिटिश कैबिनेट, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद, ऑप्शन सी भारतीय संविधान सभा, ऑप्शन डी किंग जॉर्ज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किसे अधिक शक्ति दी? ऑप्शन ए केंद्र, ऑप्शन बी प्रांत, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल, ऑप्शन डी भारत सचिव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रांत।
अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किस आयोग की सिफारिश पर यह अधिनियम आया था? ऑप्शन ए नेहरू रिपोर्ट, ऑप्शन बी साइमन कमीशन, ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन रिपोर्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर प्रस्तुत की गई थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत की गई थी। साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था और यह भारत फरवरी 1928 में आया था, जहाँ इसमें सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण भारत में इसका काफ़ी विरोध हुआ था। कैबिनेट मिशन ये 1946 में भारत आया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी सूचियाँ थीं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 3। भारत सरकार अधिनियम 1935 में 3 अनुसूचियाँ थीं। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किस उद्देश्य से लाया गया था? ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण करना, ऑप्शन बी स्वतंत्रता देना, ऑप्शन सी नया संविधान लागू करना, ऑप्शन डी कर प्रणाली लागू करना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए इस एक्ट को लाया गया था, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी? ऑप्शन ए केवल मुसलमानों के लिए, ऑप्शन बी अनुसूचित जाति महिलाओं आदि के लिए, ऑप्शन सी केवल सिखों के लिए, ऑप्शन डी केवल यूरोपियनों के लिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनुसूचित जात और महिलाओं के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ने क्या स्थापित किया? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष चुनाव, ऑप्शन बी अलग निर्वाचक मंडल, ऑप्शन सी संविधान सभा, ऑप्शन डी केंद्र राज्य संबंध। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अलग निर्वाचन मंडल। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1858 का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए भारत में स्वतंत्र शासन, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करना, ऑप्शन सी भारतीय संविधान बनाना, ऑप्शन डी 1857 की क्रांति रोकना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करना, और इस अधिनियम के तहत कंपनी के हाथ से शासन ब्रिटिश ताज के पास चला गया। अगला प्रश्न है, भारत को एक यूनियन क्यों कहा गया, ना कि फेडरेशन? ऑप्शन ए क्योंकि ये एक एकीकृत राष्ट्र है, ऑप्शन बी राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं है, ऑप्शन सी केवल केंद्र सरकार की शक्ति प्राप्त है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राज्यों को पृथक होने की शक्ति नहीं प्राप्त है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य की सीमाओं को पुनः निर्धारित कर सकती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 3। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 1 में है कि भारत राज्यों का एक संघ है, अनुच्छेद 2 में है कि संसद को अधिकार प्राप्त है कि वे नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, ऑप्शन सी में संसद अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उनके नामों में परिवर्तन कर सकती है, और अनुच्छेद ऑप्शन डी में अनुच्छेद 4 प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 की शक्ति का प्रयोग करके संसद द्वारा किया गया कार्य संशोधन नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि संसद किसी राज्य की विभाजित करती है तो वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाएगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 3। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून क्या संविधान संशोधन माने जाते हैं? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी कभी कभी, ऑप्शन डी राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नो। अगर संसद अनुच्छेद 2 और 3 की शक्ति का प्रयोग करके कानून बनाती है तो ऐसा कानून संशोधन नहीं माना जाता है, क्योंकि संसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करके कोई भी प्रस्ताव साधारण बहुमत से पास करती है, और साधारण बहुमत से पास करके बनाया गया कानून संशोधन नहीं माना जाता। निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में जोड़े गए? ऑप्शन ए
संप्रभु गणराज्य, ऑप्शन बी समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन डी न्याय और स्वतंत्रता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये दो शब्द मूल संविधान में शामिल नहीं थे, इनको 42nd अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है उद्देशिका में संप्रभु शब्द का तात्पर्य है। ऑप्शन ए राज्य द्वारा शासन, ऑप्शन बी विदेशी नियंत्रण की अनुपस्थिति, ऑप्शन सी धार्मिक अधिकारता, ऑप्शन डी राजतंत्र। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विदेशी नियंत्रण की अनुपस्थिति। संप्रभु राष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र होता है जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्ण स्वतंत्र होता है और किसी बाह्य शक्ति के अधीन नहीं होता है। अगला प्रश्न है किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो देश का संविधान का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए गोलकनाथ मामला, ऑप्शन बी बेरूबारी संघ मामला, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स मामला, ऑप्शन डी केशवानंद भारती मामला। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बेरूबारी संघ मामला। बेरूबारी संघ मामला 1960 में जजमेंट आया कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। और बेरूबारी के इस मामले में दिए गए जजमेंट को केशवानंद भारती 1973 में उलट दिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है, अतः संसद इसमें संशोधन कर सकती है। लेकिन इसमें किया गया संशोधन इस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर ही नष्ट हो जाए। अगला प्रश्न है किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया कि देश का संविधान का हिस्सा है और व्याख्या में प्रयोग की जा सकती है। ऑप्शन ए के गोपालन मामला, ऑप्शन बी बेरूबारी मामला, ऑप्शन सी केशवानंद भारती, ऑप्शन डी इंदिरा नेहरू गांधी मामला। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी केशवानंद भारती मामला। अगला प्रश्न है उद्देशिका में लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए कुलीनों का शासन, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा शासन, ऑप्शन सी जनता द्वारा सरकार, ऑप्शन डी सैन्य शासन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जनता द्वारा शासन। अगला प्रश्न है उद्देशिका में गणराज्य का अर्थ है। ऑप्शन ए राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है, ऑप्शन बी वंशानुगत सम्राट का शासन, ऑप्शन सी एक दल का शासन, ऑप्शन डी धार्मिक स्वरूप। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उद्देशिका में उल्लिखित नहीं है। ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी समानता, ऑप्शन सी वयस्क मताधिकार, ऑप्शन डी न्याय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वयस्क मताधिकार। इस प्रकार हमने इस 106 प्रश्नों की श्रृंखला को कंप्लीट किया है और हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इस टेस्ट सीरीज का फ़ायदा ले सकते हैं।